मैं इसमें एक ख़ास पहलू की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आपने भी इसको बात को नोट किया होगा कि संघ परिवार के भीतर जब विमर्श होता है, हेडगेवार से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक, और उससे भी पहले अगर आप देखें तो बालकृष्ण मुंजे और सावरकर का जो विमर्श है, इस पूरे विमर्श की भाषा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जिस विमर्शी भाषा के अभ्यस्त हैं वो भाषा है जिसमें मार्क्सवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है, या समाजवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है, या अम्बेडकरवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है। हम लोग उस भाषा के अभ्यस्त हैं। लेकिन जो हिंदू सिद्धांतकार हैं, जब उनके बीच में विमर्श होता है तो वो बिल्कुल अन्य तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर सावरकर को मनुस्मृति की निंदा करनी होगी, उसके प्रस्तावनाओं का खंडन करना होगा, तो उसके ऊपर जब वो लिखेंगे या बोलेंगे तो मनु महाराज की आराधना से शुरू करेंगे, मनु महाराज की आराधना में ख़त्म करेंगे और बीच के हिस्से में मनुस्मृति की धज्जियाँ उड़ा देंगे। अगर बाला साहब देवरस को दीनदयाल उपाध्याय की के एकांत के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की आलोचना करनी होगी तो वो कभी भी उसका स्पष्ट रूप से खंडन नहीं करेंगे, उसकी बातों का खंडन भी कर देंगे, ये भी कह देंगे कि बातें मानने योग्य नहीं है, देखो दीनदयाल उपाध्याय की प्राण प्रतिष्ठा उसमें कर दी जाएगी। तो हिंदू सिद्धांतकार जो हैं वो बिल्कुल दूसरी भाषा में आपसी चर्चा करते हैं, एक दूसरे का खंडन मंडन कुछ इस तरह की भाषा में करते हैं कि हम लोग जो कि एक दूसरी विमर्शी संस्कृति से आते हैं उस भाषा को पकड़ नहीं पाते। उसकी वजह से उनको पढ़ने के बाद, पहले तो पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसके उस मर्म को नहीं समझ पाते, उनके बीच में जो द्वंद्व है उसको नहीं समझ पाते। तो अगर उनके द्वंद्व को समझना है तो कम से कम हमें अपनी भाषा के मुकाम से थोड़ा सा हट के उनकी भाषा के मुकाम को समझने की कोशिश करनी होगी। मैंने जो गुरु गोलवलकर के का जो पूरा विमर्श पढ़ा, या सावरकर का पूरा वाङ्मय पढ़ा, उसमें मुझे लगा कि ये लोग जिस तरह की हिंदी बोलते हैं, जिस तरह की हिंदी लिखते हैं, और उसकी जो वाक्य रचना होती है, और उसके अंदर अपने ही साथी विद्वानों की और सिद्धांतकारों की और नेताओं की बातों का जिस तरह विश्लेषण, समीक्षा और खंडन वगैरह किया जाता है, वो बिल्कुल अलग है हम लोगों से। तो एक तो वो भाषा अलग तरह की है, उसको उस तरह से देखना चाहिए। दूसरे मैं ये कहूँगा कि बाला साहब देवरस ने 1974 में जो वसंत व्याख्यान माला में पुणे में जो व्याख्यान दिया था, जो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांगठनिक जीवन में वो उसने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। उसके अंदर जो बातें कही गई थी, जिनकी तरफ आपने इशारा किया, बखूबी इशारा किया, मैं समझता हूँ उसके बीज जो हैं वो उससे पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विमर्श में मौजूद हैं। उस व्याख्यान में उन्हीं बातों को मुखर रूप से, सूत्रबद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। वो बातें पहले भी मौजूद थीं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था को एक मानक सिद्धांत ना मानकर एक कार्यकारी चीज़ के रूप में पेश करना, कि ज़रूरत होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत होगी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आपको गोलवलकर में दिखाई पड़ता है। मनुस्मृति की बहुत सी बातों के बारे में गोलवलकर में आपको एक हिंट आपको मिलेगा। जातियों के साथ, जातिगत समाज के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए, हमारा सलूक वैसा होना चाहिए जैसे डॉक्टर अंबेडकर करते थे, वैसा होना चाहिए जैसा गांधी जी करते थे, या उससे कुछ अलग किस्म का सलूक होना चाहिए। ये आपको मुंजे और सावरकर के और हेडगेवार के बीच में जो बहसें हैं, मतलब जो है उनमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से मैंने कोशिश की है कि ये सब बातें इस किताब में आ सकें, और बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को खारिज करते हुए चलें, हमें देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आलोचनाएं की गई हैं वो आलोचनाएं यथातथ्य हैं कि नहीं। समाज विज्ञान के रूप में हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम जो भी आलोचना करें निश्चित रूप से करें, लेकिन वो यथातथ्य होना चाहिए। अगर हम उनकी गलत, ऐसी मनगढ़ंत किस्म की कोई आलोचना करते हैं जो हमें किसी ज़माने में हमारे अनुकूल थी, मतलब तो आज नहीं रह गई है अनुकूल, तो फिर हम दरअसल उनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे और गलत निर्णयों पर पहुंच जाएंगे। इसी के समांतर मेरी कोशिश ये रही है कि जो मध्यमार्गी विमर्श है उसकी जो विचार श्रेणियां हैं, जिन विचार श्रेणियों के जरिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विमर्श का मुकाबला करना चाहते हैं, उन विचार श्रेणियों की दोबारा जांच की जाए। मैंने लगातार उस ज़रूरत पर रोशनी डाली है। मकसद मेरा इस किताब को लिखने का वही है
कि जो विचार श्रेणियाँ हैं, जिन विचार श्रेणियों के सहारे हम उनकी आलोचना करते हैं, साथ में अपनी राजनीति की विवेचना भी करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं अपने भविष्य का, अपने वर्तमान की समीक्षा करते हैं और अपने भविष्य का अनुमान लगाते हैं, तो मेरा मानना है कि विचार श्रेणियाँ थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, उन पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम दोबारा गौर करेंगे तो हो सकता है शायद हम कुछ ऐसे नतीजों पर पहुँचें, नई विचार श्रेणियाँ बनाएं, जिससे हमारा विमर्श भी समृद्ध होगा और हम जिस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़ने में हमें थोड़ी सी सहूलियत होगी। ये बात सही है और मैं इससे पूरी तरह आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात में। आप मुझे जो अगली बात जो आपकी बात से निकलती है, हाँ, एक दिलचस्प चीज़ जो आपने बहस के अंदाज के बारे में, उसकी पद्धति के बारे में कही, वो हमारे जो पारंपरिक अगर उसको देखें, लिटरेचर को देखें, तो उसमें दो तरह के मिलते हैं। जहाँ आप एक मान लीजिए अगर कोई वेदांतिन बौद्ध का खंडन कर रहा है तो उसमें बड़ी निर्ममता से सीधे सीधे गाली गलौज भी हो सकती है, बल्कि कोई भी है तीन श्रेणियों में तर्क को रखा जाता है, जिसमें वितंडा तक जाने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जब आप अपनी परंपरा के अंदर नवीकरण की बात करते हैं तब शैली अलग होती है, तो तब शैली बिल्कुल अलग हो जाती है और उसमें आप सीधे सीधे बहस या खंडन की मुद्रा में नहीं आते हैं। वहाँ आप दरअसल एक भाष्यकार के रूप में बात करते हैं, तकरीबन ये कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंततः आप खत्म करते करते बात को अक्सर पूरी तरह। इसी में एक बात मैं जोड़ दूं, जब वसंत व्याख्यान माला में देवरस ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत अब नहीं रह गई है, वो हमारे समाज को संचालन करने का एक कोई विधेयक तत्व नहीं है, इसका कोई दार्शनिक बचाव करने की हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मरती हुई व्यवस्था है ये ठीक से मर जाए। तब जब वो कहते हैं कि हमें दार्शनिक बचाव करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, दरअसल वो दीनदयाल उपाध्याय की आलोचना कर रहे होते हैं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद में दिखाने की कोशिश की थी कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो पश्चिम का जो एगलिटेरियनिज्म है उसके समकक्ष भारतीय कोई चीज़ है। उन्होंने कहा इसकी कोशिश छोड़ देनी चाहिए, वो पश्चिम के एगलिटेरियनिज्म का स्थान नहीं ले सकता। तो ये दरअसल इसके बाद हुआ क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिष्ठा बनी रही, लेकिन एक विचारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा न होकर उनकी केवल जो ऑर्गेनाइजेशनल लीगेसी थी, जो सांगठनिक विरासत थी, वही रही कि हमें किस तरह से ऊंची जातियों का पिछड़ी जातियों के साथ में एक समझौता निकालना चाहिए, जो दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में 60 के दशक में निकाला भी था, वो निकालना चाहिए। जो एकात्म मानववाद है उस किताब का खंडन भी नहीं किया गया, वो अभी आरएसएस की आपकी लाइब्रेरी में मिलेगी भी, लेकिन दरअसल उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति में कोई महत्व नहीं रह गया है। आज की राजनीति में